नमस्कार। खेल आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष और मेरे साथ मेरे साथी जो हमेशा हमारे लिए समय निकालते हैं, प्रख्यात कमेंटेटर नवीन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। नवीन, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, और आपको सबसे पहले बधाई। और सारा देश इस समय खुशी मना रहा है जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया पर हमने जीत दर्ज की और कंगारुओं को परास्त किया। हम चर्चा कर रहे थे पिछले एपिसोड में आपसे किस बिल्कुल तरह से बिल्कुल। चुनौतियां हो सकती हैं। और हमने जो उस समय अपने दर्शकों को आपके साथ बताया था, लगभग देखिए वो सारी बातें बिल्कुल कल के मैच में पूरी तरह से सटीक साबित हुई है। बिल्कुल सटीक साबित हुई है। और देखिए, ट्रेविस हेड की लेकर हम बात कर रहे थे। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद स्थितियां काफी बदली। फिर भी देखे आप, वो लक्ष्य मिला भारतीय टीम को जिस लक्ष्य का पीछा आज तक दुबई में किया नहीं गया था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। तो वो लक्ष्य भारत ने हासिल करके एक नया इतिहास फिर से रचा है। 265 का लक्ष्य हासिल किया है, तो एक बड़ी बात है। और कल सबसे बड़ी बात मैं ये देख रहा था कि विराट कोहली और राहुल के जो एक्सप्रेशन थे उनके आउट होने के बाद, तो वो बात मैच के बाद जब उन्होंने अपनी बात कही तो उसका हिंदी तर्जुमा ये है कि बोले मैं इसके लिए खेलता ही नहीं हूं कि मुझे शतक चाहिए या क्या चाहिए। तो उनकी जो मतलब वतन के प्रति उनकी जो वो है कि मैं देश के लिए खेलूं, टीम के लिए खेलूं और अपने लक्ष्य के साथ, क्योंकि देखिए मात्र 16 रन बचे थे उनके शतक को और वो आउट हुए। जी, विराट कोहली का पहले भी हमने जज्बा देखा है और देश के लिए वो बिल्कुल कर गुजरने के लिए खेलते हैं। इसका उदाहरण जैसा पहले भी मैंने आपको दिया था, विकेट जब हम लेते हैं बड़े खिलाड़ी के किसी, तो उसमें जितने भी टीम के सदस्य हैं जश्न मनाते हैं, उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा जोशीले अगर नजर आते हैं तो वो विराट कोहली नजर आते हैं। कल की भी आप उदाहरण लीजिए, जिस तरह से ट्रेविस हेड की विकेट मिली उसके बाद उनका भांगड़ा और किस तरह से वो खुशी मना रहे थे, अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे थे। बड़ी बात है ये। अच्छा, ये जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हमने अपना एक तरह से एक कहें कि बिल्कुल रिवेंज वाली जो बात थी कि भाई हम उस दर्द को भूले नहीं थे, पिछली हार को, जो वर्ल्ड कप हमारे एक तरह से मैं कहूं कि जबड़े में से जीत छीन ली थी। जी, वो मायूसी, वो दर्द, वो कसक, वो टीस जरूर रही पूरे देश के पास। लेकिन कल तो ऐसा लगा, जब हम चैनलों पे देख रहे थे, विभिन्न चैनलों पे भी ऐसा लग रहा था कि हमने वर्ल्ड कप उठा लिया कोई। जिस तरह से हर जगह देश के कोने कोने शहरों में जश्न मनाया जा रहा था और पूरे लोग खुश थे। यहाँ तक कि एक्सपर्ट, क्रिकेट पंडित, सब लोग इस जश्न में शामिल थे। तो मजा आ गया माहौल देख के। अब ये मजा बरकरार रहे और कहीं उसमें कोई सा भी खट्टापन न आए, उसके लिए जरूरी है कि आप अब खिताब अपने कब्जे में करें। जैसा कि आपने इतिहास एक और बनाया कि भारतीय टीम पहली टीम ऐसी बनी है जो तीसरी बार लगातार चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में स्थान बनाने में कामयाब हुई है। गद्दाफी स्टेडियम की जरा बात कर लें, क्योंकि ये प्रीव्यू देना बहुत जरूरी है हमारे अपने आचरण के तमाम लाखों लाख दर्शकों को कि जिस तरह से आप देखिए नवीन की अभी लाहौर में आज जो एक बहुत अहम मुकाबला है और उस मुकाबले से ये तय होगा कि फाइनल जो है वो हम कीवीज के साथ लड़ेंगे या फिर हम साउथ अफ्रीका जो चोकर्स के तौर पर मैं कहूं कि जानी जा रही है, तो जो चोकर्स का जो खिताब है वो जो गलत तरीके का तमगा है उससे वो कहां तक धुल पाएंगे। और दोनों टीमों में ये देख रहा हूं, जहां तक मेरी क्रिकेट की छोटी सी समझ कहती है रवीन, कि दोनों में चाहे हम गेंदबाजी की बात कर लें, चाहे हम क्षेत्र रक्षण की बात कर लें, चाहे हम बैटिंग लाइनअप बल्लेबाजी की बात कर लें, तो मुझे लगता है कि काफी समानताएं हैं। लेकिन गेंदबाजी आक्रमण में थोड़ा सा ऊपर मुझे साउथ अफ्रीका नजर आती है। आपका अपना क्या, और आज का प्रीव्यू जो है पिच से लेकर के और तमाम जो प्लेइंग 11 है दोनों की, उनको लेकर के मैं जरा चाहूंगा कि आप दर्शकों के लिए बताइए प्लीज। सही कहा आपने। गद्दाफी लाहौर की पिच की बात पहले कर लें। अगर पिच देखें तो अच्छी विकेट है, बैटिंग के लिए बड़ी अनुकूल है। कहा जा रहा है कि पाटा विकेट है, यहाँ पे आप रन कर सकते हैं। और दूसरा, साउथ अफ्रीका के लिए एक बात जरूर है, सफर उन्हें तय करना पड़ा है। पहले कराची से पहुंचे दुबई, क्योंकि दोनों टीमों को उपस्थित होना था।
क्या पता किस टीम से भारत का मुकाबला हो। भारत को खेलना था दुबई में ही, तो कराची पहुंच गई थी दक्षिण अफ्रीका की टीम। अब जब भारतीय टीम ने जीत हासिल कर ली तो दक्षिण अफ्रीका की टीम तुरंत ही फिर फ्लाइट से वापस आ गई है दुबई से लाहौर। तो कराची टू दुबई, दुबई टू लाहौर का सफर तय किया है। थोड़ा एडजस्टन है लेकिन इसका खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पिच दोनों के लिए काफी अच्छी हो सकती है, हम रन बनते बहुत सारे देख सकते हैं। और सही कहा आपने, गेंदबाजी में दक्षिण अफ्रीका थोड़ा मजबूत नजर आती है। बल्लेबाजी में ऐसा लग रहा है कि अगर तुलना आप कीजिए न्यूजीलैंड से तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा नीचे नजर आ रही है, क्योंकि तेम्बा बाउमा जो कप्तान टीम के थे वो पिछला मुकाबला नहीं खेल पाए चोटिल के कारण। और अब देखते हैं आज वापसी उनकी होती है या फिर नहीं होती है। कप्तान है टीम के, एक ही मुकाबला शायद उन्होंने खेला है जहां तक याद आ रहा मुझे। एडम मार्करम पे भी अभी प्रश्न चिन्ह है कि वो खेलेंगे या फिर उनके स्थान पे किसी और बल्लेबाज को शामिल किया जा सकता है, क्या प्रदर्शन रहेगा। तो बल्लेबाजी में मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड के जो आंकड़े भी है ना, जिसपे आप अगर जाएंगे वहां नजर आएगा वो आंकड़े ज्यादा अच्छे हैं नहीं जितने होने चाहिए। तो न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे भारी पड़ती है। और क्षेत्ररक्षण की अगर बात करिए आप तो दोनों टीमें कहीं से भी कम नहीं है। दोनों ही टीमों का क्षेत्ररक्षण बहुत ही आला दर्जे का है। तो इस मुकाबले में बहुत मजा आने वाला है। और न्यूजीलैंड का जैसा आपने बात की बैटिंग लाइनअप की, तो टॉम लेथम है, इसके अलावा विल यंग्स है, अच्छे फॉर्म में है। तो तमाम जो बल्लेबाजी है न्यूजीलैंड की अच्छी है। दूसरा, गेंदबाजी में भी आप बहुत कम ना आके उन्हें, वो वहां पे भी काफी बढ़िया प्रदर्शन उनका रह सकता है। दूसरी बात, अगर हम आंकड़ों की इबारत में देखें तो किस तरह से आप प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका को 2 बार ही इसमें जीत का मौका मिला है। और अक्सर ये हुआ है कि साउथ अफ्रीका बिल्कुल मंजिल के करीब पहुंचकर और मंजिल से महरूम यानी वंचित रह जाती रही है। जी, जैसा आप बात भी कर रहे थे चोकर्स की, तो वो भी होता रहा है उनके साथ। अगर पूरे आंकड़ों पे गौर करेंगे आप, ओवरऑल आंकड़ों पे, तो वहां तो काफी भारी है दक्षिण अफ्रीका की टीम। 73 मुकाबले इसके पहले खेले गए हैं, 42 जीत साउथ अफ्रीका के हिस्से में है, तो 26 जीत न्यूजीलैंड के हिस्से में। लेकिन वो आंकड़े बदल जाते हैं जब आईसीसी वनडे के आंकड़ों में आप जाएंगे और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के आंकड़े में जाएंगे, तो वहां पे कई जगहों पे न्यूजीलैंड भारी आपको नजर आएगी। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में लगभग बराबर का मामला है आंकड़ों के दृष्टिकोण से। और कहते हैं ना कि पिछले आंकड़े क्या है, पिछले रिकॉर्ड आपके क्या है, वो मायने नहीं रखते हैं। उस दिन खास डे, मैच वाले डे, मैच डे आप किस तरह का प्रदर्शन करते हैं वो मायने रखता है। और इसका उदाहरण तभी तो बनता है जब आप एक नया इतिहास रचते हैं और बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। तो स्वाभाविक है कि मैच डे के दिन, यानी आज क्या कुछ आप करते हैं, इस पे निर्भर रहेगा। लेकिन सेमीफाइनल मुकाबला हम देखेंगे एक बार फिर उसी तरह का होने की उम्मीद है। कांटे का, संघर्षपूर्ण और जोरदार मुकाबला जिसमें मजा आने वाला है। और भारतीय टीम तो कहना पड़ेगा कि आजकल देखें तो तमाम वीडियो देखे जाते हैं, क्लिप्स देखे जाते हैं, किस तरह की कमजोरी है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किसकी विकेट आपको झटकनी है, कहाँ पे आप गेंद करेंगे तो इसका कमजोर पक्ष है, इसका मजबूत। तो भारतीय टीम भी आज मुझे लगता है कि अभ्यास सत्र जैसा भी रहे, उसके बाद जो होटल्स में है या फिर टीम के साथ जरूर निगाहें लगी रहेंगी। और वीडियो एनालिस्ट जो है वो भी इस पे जरूर नजर रखेंगे आज के मुकाबले पे कि किससे खेलना है। अच्छा, गद्दाफी की अगर मैं टॉस की बात करूं तो जैसे आपने कहा कि जो सतह है वो पाटा है और पाटा विकेट में ज्यादातर जो है वो रनों का अंबार लगता रहा है, अब तक का जो क्रिकेट का मिजाज है। तो ऐसे में एक बात और आ रही है, जो एक्सपर्ट्स के कमेंट्स हैं कि पिच जो है वो स्पिन को उस स्तर पे मददगार नहीं जिस स्तर पे दुबई की पिच है। बिल्कुल, लाहौर की विकेट बल्लेबाजी के अनुकूल इसलिए भी मानिए, एक उदाहरण इसी चैंपियंस ट्रॉफी का आप ले लें, जब इंग्लैंड ने 350 से ज्यादा रन कर दिए थे और ऑस्ट्रेलिया ने उस रन को चेस कर लिया था, बड़ी बात है। और चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा चेज हासिल किया था ऑस्ट्रेलिया ने, तो वो मदद तो नहीं रहेगी स्पिनर को, ये तय है। और दूसरा ये भी है, कहीं ना कहीं जो ओस है, शबनम है, उसका प्रभाव मुझे लगता है दुबई की तुलना में लाहौर में थोड़ा नजर आ सकता है, क्योंकि जो दूसरी इनिंग रहेगी
वहां पे देखना पड़ेगा कि उसका क्या थोड़ा सा भूमिका हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ऐसे में थोड़ा ग्रिप करने में परेशानी जरूर होती है, लेकिन दुबई में तो ये पूरा पॉइंट कहीं से भी काम आया नहीं, शबनम वहां पे आई नहीं और वो परेशानी का सबब हुई नहीं। तो मुझे लगता है कि वो देखना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि जो 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 भी टीम सिक्का जीतती है वो पहले बल्लेबाजी ही करना पसंद करेगी? मुझे तो यही लग रहा है कि शायद बल्लेबाजी करके एक बड़ा योग बना सकते हैं। वैसे ऐसी विकेटों पे जिस तरह से उदाहरण ऑस्ट्रेलिया ने खुद पेश किया, तो कोई निराशा वाली बात नहीं है। अगर आप टॉस हार भी जाते हैं तो फिर रन को आप चेस कर सकते हैं, लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है ये भी देखना पड़ेगा, किस तरह से लक्ष्य का पीछा करते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि शुरुआती झटके लग जाएं लक्ष्य का पीछा करते, तो फिर टारगेट हासिल करना मुश्किल होता है। लेकिन जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो और शुरुआती कुछ झटके लग जाएं, तो उतना प्रेशर नहीं रहता है कि कम से कम बाद के बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर और आने वाले बल्लेबाज, हाँ, टारगेट का आपको कोई एक चुनौती नहीं रहती कि मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। फिर तो ये लगता है कि हम एक ऐसा लक्ष्य बना लें जहां पे हम लड़ सके, हमारे गेंदबाजों के पास रनों की वो पूंजी आ जाए, रन आ जाए ऐसे जहां पे हमारे गेंदबाजों के लिए कुछ तो हो। और ऐसे में हम देखते हैं जब मैच ऐसा स्कोर बनता है कि दोनों ओर खुला है, तो ऐसे में फिर गेंदबाजी करने वाली टीम भी मैच जीत लेती है और सीमित जो स्कोर है उसके अंदर सीमित भी कर देती है सामने वाली टीम को। अच्छा, अगर स्पिन अटैक की बात करूं मैं नवीन, तो अक्सर ये देखते हैं कि स्पिन में अगर आप गेंद की सिलाई के साथ टप्पा दे रहे हैं पिच पर, तो एक अलग मजा होता है और बल्लेबाज जो है उसमें कहीं ना कहीं गुमराह होता है। तो दोनों टीमों के जो स्पिन आक्रमण है उसमें इस तरह की कलाबाजी, आपको क्या लगता है कौन वो खिलाड़ी है जो जिसको देखना सभी के लिए एक एक्सपीरियंस होगा कि नहीं, ये स्पिन अटैक में ये है जो वाकई में बल्लेबाजों को परेशानी में डालता है? जी हाँ, न्यूजीलैंड के कप्तान को भी आप मान सकते हैं, मिचेल सेंटनर, जो मुख्य खड़ी होंगे, उनके जो 10 ओवर रहते हैं वो सामने वाली टीम के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो जाते हैं। कई मर्तबा हम देखते हैं और इसीलिए वो अपने स्पेल का इस्तेमाल बहुत ही चतुराई के साथ करते हैं। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी भारत के खिलाफ। और दक्षिण अफ्रीका की भी बात करें, केशव महाराज, वो जो आप सीम की बात कर रहे हैं और उसकी, तो वो उसका काफी बढ़िया उपयोग करते हैं। इसलिए मैंने ये सवाल आपसे जो सवाल किया था ये इसी जवाब के लिए किया था कि नवीन जी जरूर इस पे जो है प्रकाश डालेंगे। जी बिल्कुल। केशव महाराज चूंकि राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज है और वो भी फिंगर स्पिनर के तौर पे जाने जाते हैं केशव महाराज। और हमने देखा न जाने कितने मुकाबले दक्षिण अफ्रीका के लिए उन्होंने अपनी गेंदबाजी के बूते पे जिता दिए हैं। तो केशव महाराज भी एक अहम कड़ी टीम के लिए हो सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए। और इसके अलावा आप मिचेल सेंटनर की बात करिए। और दूसरा, हाँ, माइकल ब्रेसवेल, जैसे आप तुलना कर रहे हैं यहाँ पे केशव महाराज की, तो इधर तुलना करिए ब्रेसवेल की, जिन्होंने भारत के खिलाफ भी 4 विकेट चटकाए थे। और वही सिलाई की बात, सीम का बढ़िया इस्तेमाल और किस तरह से वो गेंद को ऑफ ब्रेक के बीच में उल्टा घुमा देते हैं सीम के सहारे। जैसे दूसरा भी आप कह सकते हैं, जैसा मुरलीधरन के समय में काफी प्रचलित हुआ था कि दूसरा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप थोड़ा सीधी निकाल देते हैं। आप आजकल आप देखें, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं ऑफ ब्रेक गेंदबाजी में एक मिस्ट्री, एक रहस्यमयता सी आ गई है। फिर वो मुथैया मुरलीधरन हो, अजंता मेंडिस हो, फिर भारत के रविचंद्रन अश्विन हो, या फिर और भी गेंदबाज हैं, ब्रेसवेल हैं, जिन्हें क्रिकेट विरासत में मिली है। इनके पिताजी, फिर इनके पिताजी तमाम न्यूजीलैंड से खेलते आए हैं। जॉन ब्रेसवेल की आपको याद हो, न्यूजीलैंड से, बिल्कुल बहुत पुरानी बात, लंबे कद के वो भी। अच्छा, इनको हाइट का एडवांटेज इन सब गेंदबाजों को मिलता है। आप देखें मनीष जी, ये सभी गेंदबाज 6 फीट से ज्यादा की हाइट के हैं। और जब आप गेंद को ऊपर से डिलीवर करते हैं और फिर जो आपका अभ्यास का सत्र रहता है उसका इस्तेमाल करते हैं, बल्लेबाज के कदमों की आहट को पहचानते हैं, किस तरह से वो थोड़ा सा आगे निकल रहा है, गेंद की लंबाई को कम करे, इसमें बहुत ज्यादा माहिर है ब्रेसवेल भी और आपके ये सेंटनर भी, उधर केशव महाराज भी। ये क्या करते हैं, गेंद को ज्यादा गति देने की जगह अपनी गेंद की गति को आप देखेंगे, आज के मुकाबले में भी गौर करिएगा, कई मर्तबा ये अपनी गेंद की गति को 78, 79 या फिर और कम ले आएंगे। थोड़ा सा बल्लेबाज को टाइमिंग न हो, इसकी भी ये
एक रणनीति रहती है इनकी गेंद फेंकने के लिए। आप फास्ट ओवर करते हैं जिसपे रविंद्र जडेजा जैसे या तो आपके पास बहुत ज्यादा कहना चाहिए नियंत्रण हो, वो भी करते हैं ये फास्ट ओवर, ऐसा नहीं है। मिचेल सेंटनर बीच में डालते हैं, वो आम बॉलों का इस्तेमाल जो करते हैं, तेजी के साथ अंदर आती है वो गेंदें हैं, इनकी लेग ब्रेक की तुलना में थोड़ी शार्प रहती है, तेज रहती हैं। लेकिन अगर हम देखें तो मिचेल सेंटनर बहुत ही चतुराई से भारत के खिलाफ भी बहुत सारी गेंद एकदम धीमी, तो आपको थोड़ा सा टाइमिंग में देखना पड़ता है। फिर वो गेंद आप क्या पाटा विकेट या जो स्पिन नहीं दे रही है ज्यादा, उसमें भी कई बार मददगार साबित कर सकते हैं अपने को। हल्का सा आप लूप देंगे, धीमी करेंगे तो हो सकता है टर्न भी प्राप्त हो, तो ये देखना पड़ेगा। और धीमे अच्छा, अगर हम पेस अटैक की बात करें नवीन, पेसर्स की, तो एकदम बिल्कुल जो पाटा विकेट में टप्पा खाने के बाद पेस बॉलिंग में किस तरह के चैलेंजेस रहेंगे आपको लगता है बल्लेबाज के लिए? जी मुझे लगता है पाटा विकेट एक है, उस पे आप तो एक बल्लेबाज को जगह ना दें। नंबर एक, जगह जो देते हैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप या फिर ज्यादा शॉट दे दें। हाँ, अगर रूम मिलेगा तो मारेगा वो, रूम मिलेगा। और दूसरी बात ये कि ज्यादा शॉट करेंगे आप तो बल्लेबाज को, चूंकि धीमे विकेट है तो थोड़ा आसान हो जाता है, और अगर तेज शार्प है तो थोड़ा सा आप कहते हैं ना बैक ऑफ द लेंथ रखेंगे, शॉर्ट गेंद करेंगे, थोड़ा सा खींच के रखेंगे, फास्ट करेंगे, बाउंसर करेंगे तो थोड़ा फायदा रहेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा अपन आगे की ओर पिच करेंगे, सही दिशा और लंबाई के साथ 6 से 8 मीटर के बीच में आप अपने टप्पे को रखें सीमर्स के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। कगिसो रबाडा है, बड़े तेज गेंदबाज दक्षिण अफ्रीका के। इधर से आप ओरुल्क, जिन्होंने 150 के आसपास की रफ्तार भी निकाली है, बिल्कुल, तो वो भी है न्यूजीलैंड के लिए। तो चुनौती तो है गेंदबाजी में। अगर बात करिए, विलियम ओरुल्क है, मैट हेनरी को आप नहीं भूल सकते न्यूजीलैंड के लिए, क्या गजब की गेंदबाजी की। पिछले मुकाबले में भारत के खिलाफ 5 विकेट चटकाई है मैट हेनरी ने, तो वो भी अच्छे फॉर्म में है। जेमिसन, क्या हाइट है उनकी। तो ये सीमर्स का अटैक आप मान के चलिए। इधर कगिसो रबाडा हो गए। हमें एक और गेंदबाज को नहीं भूलना चाहिए, मुल्डर, जो वियान मुल्डर हैं साउथ अफ्रीका के, वो तेज गेंदबाज सीमर हैं, वो भी शुरुआती झटके देने की क्षमता रखते हैं। लुंगी एडेंगी वो भी है, क्या आज खेलेंगे ये देखना पड़ेगा, प्लेइंग 11 में क्या उनका नाम रहता है। तो आक्रमण दोनों के मीडियम पेसर बहुत सटीक हैं, विकेट टू विकेट। मतलब अब तक की बातचीत का निचोड़ मैं ये कह सकता हूं नवीन की दोनों ही टीमें जो हैं वो बिल्कुल बराबर की लग रही हैं गुण और दोष के आधार पर। जी जी, गुण और दोष के आधार पे कह लीजिए, और आंकड़ों के आईने में अगर आप झांकें तो उस आधार पे भी आप कह सकते हैं। क्योंकि अपन अगर तुलना करें आईसीसी वनडे टूर्नामेंटों की, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो वहां पे तराजू पे आप रखेंगे, पलड़ा लगभग दोनों का बराबर है, वही, और दोनों एक दूसरे की कमियां जानते हैं। ये बात अलग है कि दक्षिण अफ्रीका को थोड़ा एक मनोवैज्ञानिक लाभ ये भी मिलेगा कि बिना हारे सफर उन्होंने भी तय किया है यहाँ तक का। एक मैच बारिश से प्रभावित रहा, 2 मुकाबलों में जीत हासिल की, जबकि न्यूजीलैंड को एक मैच में भारत से पराजित होना पड़ा। तो वो पराजय का एक घूंट तो पिया है न्यूजीलैंड ने, लेकिन दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ने अभी वो स्वाद इस चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं चखा है, तो वो अपराजित होकर आ रही है। बड़ा मजा आने वाला है मनीष जी इस मुकाबले को देखने के लिए। अच्छा, एक बात और कि अगर मैं मनोबल की बात करूं और उस माइंडसेट की बात करूं कि दोनों टीमों में अगर अर्ली विकेट्स होते हैं बैटिंग के दौरान, तो दोनों में बाद वाला जो मध्यक्रम है वो कितने जल्दी तनाव में आता है और कैसे वो उस सदमे को लेते हुए खेलता है और कहीं ना कहीं डिफेंसिव के चक्कर में विकेट देता है। दोनों में क्या आप देखते हैं, इस मामले में कमजोर कौन है मनोबल के मामले में? मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप ज्यादा गहरी नजर आती है मुझे दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की तुलना में। और बिल्कुल आपने मेरे मुंह की बात छीनी है जी। जी, मनोबल मुझे लगता है इनका वो वहां पे डाउन कम होगा। साउथ अफ्रीका भले ही जीत के आ रही है, लेकिन अगर आपने शुरुआती 2-3-4 विकेट साउथ अफ्रीका के निकाल दिए तो नीचे बल्लेबाजी की टेल थोड़ी लंबी नजर आती है साउथ या न्यूजीलैंड की तुलना में। न्यूजीलैंड के पास आप देखें आखिर तक बल्लेबाजी नजर आती है और वो मनोबल शायद उनका न होए, लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड की बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है मिडिल क्रम में और सलामी बैटर ने भी,
मुझे लगता है कि वो चुनौती पेश कर सकते हैं साउथ अफ्रीका के मीडियम पेसर्स को भी। और या ये कहिए आप, इसको उल्टा कहें अगर हम, कि साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के सामने कसौटी पे हो सकता है न्यूजीलैंड के बल्लेबाज खरे उतरने में कामयाब भी हो जाए तो बड़ी बात है। अच्छा, एक बात और है कि ये अगर हम देख रहे हैं तो आप अगर पिछले पन्ने पलटते हैं तो साउथ अफ्रीका के साथ एक ये ड्रॉबैक है कि शुरुआती जल्दी झटके होने पर उनके बाद के बल्लेबाज निभा नहीं पाते, कहीं ना कहीं वो तनाव में आ जाते हैं। वही बात मैं आपसे कर रहा था कि दक्षिण अफ्रीका में ये कमी नजर आती है। ये कमी है कि आप शुरुआती विकेट गिर जाते हैं तो फिर वो, जैसे भारत की बात करें हम, कि आप 4-5 विकेट भी गिर जाते हैं तो वो 250 बनाने की क्षमता रखते हैं, आराम से बना लेते हैं। रविंद्र जडेजा कितने पीछे आ रहे हैं, बड़ी बात तो ये देखे आप, बहुत बड़ी बात। वो गहराई नजर एयर से डाउन उतर रहे हैं। साउथ अफ्रीका की टीम में तो नजर नहीं आती है बल्लेबाजी में, जहां तक आप भी सहमत है और ऐसा नजर आ रहा है, कागजों पे भी नजर आ रहा है और प्रैक्टिकली भी हमने देखा है, ऐसी बात नहीं है, मैदान के ऊपर भी देखा है, ये टीम फिर बिखर जाती है साउथ अफ्रीका की। तो जरूरी होगा साउथ अफ्रीका के लिए कि शुरुआती अग्रिम पंक्ति की बल्लेबाज, मिडिल क्रम, ये बढ़िया प्रदर्शन करें तो फिर आप एक चुनौतीपूर्ण स्कोर अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो न्यूजीलैंड के सामने दे पाएंगे। अगर शुरुआती झटके लगते हैं तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं साउथ अफ्रीका की। अच्छा, अगर हम अब भारत की बात कर लें, हम लोग तो फाइनल पहुंच चुके हैं, हमारा टिकट मिल चुका है, सारी चीजें, लेकिन अगर हम बात करें कि आज का जो ये दूसरा सेमीफाइनल है ग्रुप बी का, इसमें हमारे लिए साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों में से हमारे सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर कौन आना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी का कब्जा दोनों में से कौन बहुत कम चुनौती के बीच हमको दे सकता है? जो मेरे अंतर आत्मा की आवाज कह रही है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि भारत के सामने अगर दक्षिण अफ्रीका आए तो बिल्कुल ज्यादा बेटर होगा साउथ अफ्रीका की टीम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही प्रेडिक्शन है। क्योंकि मनीष जी, एक थोड़ा सा ना अंधविश्वास कहें आप, टोटका कहें, वो भी मुझे एक कहीं ना कहीं दिमाग में पिंच करता है कि हमने न्यूजीलैंड को हराया है, वो वापस फाइनल में आके कई मर्तबा ऐसा होता 2 जीत नहीं हो पाती है, अक्सर वो टीम फिर आपसे हिसाब किताब चुकता कर लेती है। बैक टू बैक विनिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी टाइम। बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरा ना, न्यूजीलैंड भी अब जब दोबारा आएगी ना अगर भारत के सामने, तो पिछली जो गलतियां थी उस पर बहुत ज्यादा कड़ा होमवर्क करके आएंगे ये, और जो इनकी कमियां हैं भारतीय टीम की उस पर और ज्यादा वर्क होगा। तो मुझे लगता है भारत के लिए ज्यादा कठिन चुनौती फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम हो सकती है बजाय साउथ अफ्रीका की। तो हम लोग फिर ये दुआ करें कि आज साउथ अफ्रीका जीते और न्यूजीलैंड को बाहर करे। जी बिल्कुल, आप बैठिए और आप आकलन करिए इसका, चूंकि आप समीक्षा भी लगातार कर रहे हैं बहुत बढ़िया प्रोग्राम के जरिए, तो शायद हम और आपकी निगाहें टीवी पे यही टकटकी लगाए बैठे रहेंगे इस अपडेट पे कि साउथ अफ्रीका आ जाए। वैसे कोई भी टीम को आप आसान ना आके, चुनौती हमेशा से फाइनल में बहुत बड़ी रहती है, और ये हम कतई नहीं बता रहे कि आपको कि हमारे लिए साउथ अफ्रीका बहुत आसान रहेगी, इतनी बढ़िया बॉलिंग है और इतनी अच्छी टीम है, लेकिन एक जो चर्चा है दोनों टीमों की तुलना की, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, किसका थोड़ा सा कम है, वो वाली बात है। और न्यूजीलैंड को हमने हराया है तो दोबारा ना आए सामने तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको लगातार दूसरी बार हराना पड़ेगा न्यूजीलैंड को अगर खिताबी मुकाबले में जीत दर्ज करनी है। और भारत के लिए ये बड़ा अच्छा है कि कुछ ऐसे गेंदबाज, जैसे खासतौर से आप चक्रवर्ती को ही ले लें, वो एक नए गेंदबाज हैं, उनको खेला नहीं है वर्ल्ड के बल्लेबाजों में, बड़ा फर्क हो जाता है। देखिए आप 4, 6, 8 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और सब बल्लेबाज आपकी खूबी जान जाते हैं, किस तरह से इनके ओवर्स निकालने हैं, क्या इसकी गेंद खास है। वो भारत को फायदा जरूर मिलने वाला है इस मिस्ट्री गेंदबाज का, क्योंकि खेला नहीं है दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों ने इनको ज्यादा, और पिछले मुकाबले में भी जैसे ही चक्रवर्ती को लाए बड़ी विकेट हमने हासिल कर ली थी वहां पे भी।
चलिए नवीन जी, तो एक बार फिर तमाम दर्शकों को भारत की जीत के लिए और आने वाली जो 9 तारीख है उसमें खिताब हमारे साथ हो, ट्रॉफी हमारे साथ हो, हम चैंपियन ट्रॉफी के चैंपियन बने, इस शुभकामना के साथ आज की बातचीत को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, सारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं कि भारत जो है इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में चाहे न्यूजीलैंड का सामना करे, चाहे साउथ अफ्रीका का करे, लेकिन वो सिरमौर बने, ऐसी हम सब कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।